साइंस का काम है व्हाट हैपन्स टू द डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास नीडल प्लेस्ड एट ए गिवन पॉइंट ऑफ करंट इन द कॉपर वायर इज चेंज। यानी कि जब ये जो एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी थी 13.5 की, इसकी वीडियो मैंने आपको भेजी थी, तो उसमें ये पूछा है कि जो मैग्नेटिक नीडल जो हमने इसके मैग्नेटिक फील्ड में रखी है तो उसमें क्या चेंज आती है जब कॉपर वायर के करंट को बदला जाता है। टू सी दिस वेरी द करंट इन द वायर, तो वायर में जो करंट है उसको हम चेंज करते हैं। जैसे ये जो दिया है ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, इसको चेंज कर सकते हैं, इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो वी फाइंड दैट द डिफ्लेक्शन इन द नीडल आल्सो चेंजेस, तो उसकी जो डिफ्लेक्शन है वो कम हो जाती है। अगर कम करेंगे करंट तो कम हो जाएगी, अगर ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगी। इनफैक्ट इफ़ द करंट इज़ इंक्रीज्ड, यदि इसका करंट इंक्रीज़ किया जाएगा द डिफ्लेक्शन आल्सो इंक्रीजेज, तो डिफ्लेक्शन जैसे नीडल में यहाँ तक इतनी अगर इतनी डिफ्लेक्शन होती है तो बाद में इतनी होगी, ज़्यादा होगी। तो इन फैक्ट इफ द करंट इज इंक्रीज्ड इन द डिफ्लेक्शन आल्सो इंक्रीजेज, इट इंडिकेट्स दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द गिवन पॉइंट इंक्रीजेज एज द करंट थ्रू द वायर इंक्रीजेज। इसका मतलब है कि जब आप सर्किट में से करंट को बढ़ाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जो उसका है उसके इफेक्ट से मैग्नेटिक नीडल की सुई जो है वो भी बढ़ जाएगी, यानी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ उसकी बढ़ जाएगी। What happens to the deflection of the needle if the compass is moved from the copper wire but current through the wire remains the same? अगर कंपास को हिलाया जाए, उसको थोड़ा बदला जाए तो क्या होगा, करंट को हमने सेम रखा। टू सी दिस नाउ प्लेस द कंपास एट द फार्दर पॉइंट फ्रॉम द कंडक्टिंग वायर, तो हमने जो कंपास है उसको वायर से, जो करंट कैरिंग कंडक्टर यानी वायर से हमने उसको दूर रखा है, तो क्या होगा। तो व्हाट चेंजेस डू यू ऑब्जर्व, वी सी दैट दी डिफ्लेक्शन इन द नीडल डिक्रीजेज, उससे मैग्नेट की जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी जैसे दूर जाएंगे। तो दस द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाई a given current in the conductor decreases as the distance from it decreases, यानी वायर से जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाता है तो जो उसकी मैग्नेट की स्ट्रेंथ जो उसको मैग्नेटिक नीडल को इफेक्ट कर रही है वो कम हो जाती है। तो फिगर 13.6 इट कैन बी नोटिस दैट द कंसेंट्रिक सर्कल्स रिप्रेजेंटिंग द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर बिकम लार्जर एंड लार्जर एज वी मूव अवे फ्रॉम इट। तो यहाँ पर ये जो वायर है यहाँ पर इसके जो सर्कल हैं छोटा है, जैसे हम दूर जाते हैं तो सर्कल बड़ा हो जाता है, जैसे हम दूर जाते हैं तो सर्कल और बड़ा हो जाता है, या दूर जाके इसकी स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाती है। आगे है राइट हैंड थंब रूल। ये मेरा दायां हाथ है और ये हमने ये वायर पकड़ी है तो इसको मैंने ऐसे थंब रख लिया है यहाँ पर। तो थंब जो है वो है करंट की डायरेक्शन, यानी करंट जो है इस पेन में से नीचे से ऐसे उसकी टिप की तरफ जा रहा है, तो इसको मैंने राइट हैंड से ऐसे पकड़ा है। तो अंगूठा जो मेरा है वो इसकी दिशा में है, तो जो मेरी उंगलियों की ये शेप है यानी कि ये ऐसे है, ऐसे मतलब घड़ी की सुइयों जो है ऐसे इधर को 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे जाता है, लेकिन जो मेरी उंगलियां हैं वो उसके ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में हैं, यानी कि सुई की जो इसकी घड़ी की जो सुइयां हैं वो इधर को जाती हैं, तो मेरी जो उंगलियां हैं वो इस तरह हो जाती हैं। इसका मतलब जो इस वायर के ये जो वायर है इसके अंदर जो करंट चल रहा है उसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, तो उसकी जो लाइंस ऑफ फोर्स, ये वाली उंगलियां की शेप जो है वो लाइंस ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट करती हैं, तो इनकी जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। अगर मैं डायरेक्शन इसकी चेंज कर देता हूँ, करंट ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है तो मेरी उंगलियों की दिशा ऐसे है,
ऐसे, तो करंट जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन है वो ऐसे जाएगी। तो इसको कहते हैं राइट हैंड थंब रूल। इसको क्या कहते हैं? राइट हैंड थंब रूल। इसमें बुक में ये वाली डायग्राम बताई है। तो ये अंगूठे की दिशा में अगर मेरी उंगलियां, मेरे अंगूठे की दिशा में जो करंट है वो जा रहा है, तो मेरी उंगलियां ऐसे क्लॉकवाइज हैं, तो ये डायरेक्शन जो है सर्कल की डायरेक्शन जो है वो इसकी क्लॉकवाइज होगी। यहाँ में इमेजिन दैट यू आर होल्डिंग ए करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर इन योर राइट हैंड। आपने जो ये वाला जो कंडक्टर है इसको अपने राइट हैंड में पकड़ा हुआ है, तो थंब जो है वो करंट की दिशा में होगा अगर, तो देन योर फिंगर्स विल रैप अराउंड द कंडक्टर। तो आप उंगलियां जो हैं वो कंडक्टर के चारों तरफ ऐसे लिपटेंगी, तो जिस डायरेक्शन में उंगलियां होंगी तो फील्ड लाइन जो होंगी उसी डायरेक्शन में होंगी। मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस हैं वो उसी डायरेक्शन में होगी, एज शोन इन फिगर 13.7। दिस इज़ नोन एज द राइट हैंड थंब रूल। तो इसको हम राइट हैंड थंब रूल कहते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल है, ए करंट थ्रू ए हॉरिजेंटल पावर लाइन। जो हॉरिजेंटल पावर लाइन है उसमें से करंट जो चलता है ईस्ट टू वेस्ट चल रहा है, यानी कि ऐसे अगर इधर सूरज निकलता है, इधर वेस्ट है, तो वो करंट ऐसे चल रहा है, ईस्ट टू वेस्ट चल रहा है। बट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट डायरेक्टली बिलो इट। तो उस लाइन के ऐसे बिलो में जो उसकी फील्ड की लाइंस की डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? बिलो इट एंड एट ए पॉइंट डायरेक्टली अबव इट। एक ऊपर वाला पॉइंट जैसे है, एक नीचे वाला पॉइंट है, तो डायरेक्शन क्या होगी? द करंट इज़ द इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। तो अप्लाइंग राइट हैंड रूल, तो हमने इसको करंट जो है वो ईस्ट से वेस्ट ऐसे जा रहा है, तो इसको हमने ऐसे पकड़ा, तो जो पॉइंट है, एक ऊपर पॉइंट है, नीचे पॉइंट है, नीचे से नीचे जो लाइंस ऑफ फोर्स इधर से अब हमारे से परली तरफ जाएंगी और ऊपर वाले पॉइंट में करंट की लाइन हमारी तरफ आएंगी। तो द वायर above the wire turns clockwise in the plane perpendicular to the wire। फील्ड जो होगा बिलो और above the wire turns clockwise, तो जो ऊपर या नीचे जो उसका फील्ड होगा वो क्लॉकवाइज होगा इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द वायर व्हेन व्यूड फ्रॉम द ईस्ट एंड एंटी क्लॉकवाइज व्हेन व्यूड फ्रॉम द वेस्ट एंड। तो यानी कि अगर हमें ईस्ट एंड से होगा तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो दूसरी तरफ से जो वेस्ट के तरफ से देखेंगे तो वायर टर्न्स क्लॉकवाइज इन द प्लेन परपेंडिकुलर टू द वायर व्हेन व्यूड फ्रॉम द ईस्ट एंड एंटी क्लॉकवाइज व्हेन व्यूड फ्रॉम द वेस्ट एंड। अगर ईस्ट से उसको देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, अगर वेस्ट से देखेंगे तो वो क्लॉकवाइज होगा। तो ये आज तक यहाँ तक हमने कर लिया। तो उसके बाद ये मैं आपको 3 क्वेश्चन इसके ये हैं, जो इसको इन टेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं। इन टेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि टेक्स्ट के अंदर के क्वेश्चन ये हैं, जैसे ड्रा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड ए बार मैग्नेट। तो हमने ये जो मैंने पहले आपको बताई थी, ये वाली इसकी डायग्राम है। फर्स्ट क्वेश्चन की ये वाली डायग्राम आपने बनानी है, ठीक है। तो इसकी एक्टिविटी भी 13.3 हमने की है, तो उसके हिसाब से लाइंस बनानी है। और ये दूसरा क्वेश्चन है, लास्ट लिस्ट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो मैग्नेटिक लाइंस होती हैं वो नॉर्थ पोल से शुरू होकर साउथ पोल तक जाती हैं, और अंदर उसके बाद साउथ पोल से मैग्नेट के अंदर से जाके नॉर्थ पोल की तरफ एक कंप्लीट सर्कुलर कर्व बनाती हैं। तो ये लाइन जो होती हैं आपस में पैरेलल होती हैं। तीसरा इसकी प्रॉपर्टी है, नो टू मैग्नेटिक लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी कोई भी दो मैग्नेटिक लाइन जो होती हैं वो आपस में कट नहीं करती। तो उसके लिए अगर मान लो कट करती हैं, तो जिस कट करती हैं उस इंटरसेक्शन पॉइंट पर हम अगर मैग्नेटिक नीडल रखेंगे तो
मैग्नेटिक नीडल दो डायरेक्शंस में उसकी लाइंस की डायरेक्शन नहीं बता सकता, इसलिए जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो सिर्फ पैरेलल लाइंस होती हैं, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। तो वाई डोंट डू टू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट ईच अदर, तो ये बताया कि यानी अगर दो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो हमने जो लाइंस बनाई हैं वो हमने नीडल रख रख के ऐसे बनाई हैं। तो अगर इस पॉइंट पर वो कोई ऐसे लाइन है तो यहाँ पर अगर मैग्नेटिक नीडल रखेंगे तो जो मैग्नेटिक नीडल है वो या तो इस तरफ होगी या इस तरफ होगी, यानी मैग्नेटिक नीडल की डायरेक्शन के हिसाब से पॉइंट्स बना के हमने वो लाइंस को ड्रा किया है। तो यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहाँ पर मैग्नेटिक नीडल रखने से वो केवल एक ही डायरेक्शन शो करेगी, दूसरी डायरेक्शन को शो नहीं करेगी। इसका मतलब दूसरी लाइन है ही नहीं। जो इंटरसेक्शन पॉइंट हमने बनाया वो गलत है, यानी कि कोई भी दो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो हैं वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। तो रिटर्न में भी ये मैं आपको भेज दूंगा।